अच्छा, तो आज जो हम टॉपिक अभी जो करने लगे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसेंट पास्ट पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इसको। तो बेसिकली द टॉपिक इज मार्केट फेलियर, और मैं कोशिश करूंगा इसको मैक्सिमम मैं आज ही पढ़ा दूं, क्योंकि लिखने का मेरे लिए कुछ है नहीं, मैं बोलूंगा ज्यादा। तो मैं चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप मेरे हाईलाइटर को जो है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ। गौर से सुनना, सब लिखा हुआ है पहले से, तो वापस लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा पढ़ाने में। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है मार्केट फेलियर। ठीक है। सो फर्स्ट वी नीड टू लुक एट द वर्ड मार्केट। हमने मार्केट अभी रिसेंटली लास्ट क्लासेस में खत्म किया, और हमें ये चीज पता है कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स इंटरैक्ट, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट। और कंज्यूमर्स और सप्लायर्स होते हैं यहाँ पे। तो कंज्यूमर डिमांड करता है, सप्लायर सप्लाई करता है। ठीक है। जब डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होते हैं तो आपके पास एक इक्विलिब्रियम आता है। इक्विलिब्रियम के पीछे का जो पूरा मैकेनिज्म है उसको प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। और प्राइस मैकेनिज्म के पीछे जो सबसे बड़ा रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का है। और जब प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो ये जो पूरी चीज है ना, इसी के अराउंड पूरा टॉपिक रिवॉल्व है, इसी के अराउंड पूरा टॉपिक रिवॉल्व है। ये प्राइस मैकेनिज्म ही जो है ना वो गंद करता है मार्केट में, और उस गंद की वजह से मार्केट फेल हो जाती है। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि जब हम मार्केट फेलियर की बात करते हैं तो मार्केट फेलियर कब होता है? इट अकर्स when freely functioning markets. So you need to understand what are freely functioning markets. Freely functioning markets are basically market economies. मार्केट इकोनॉमीज का मतलब ये होता है कि वो इकोनॉमी जहां पर देर इज मिनिमम टू नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब अगर वहां तो एक तो गवर्नमेंट होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो वो सिर्फ एक आंख का रोल प्ले कर रही है, और वो बस देख रही है, कैमरे की आंख से सब देख रही है, इन्वॉल्व नहीं हो रही डेली ऑपरेशंस में। सही है। मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं कर रही है अपनी पॉलिसीज के थ्रू, और मार्केट को खुलेआम छोड़ा हुआ है। देर आर नो टैक्सेस, देर आर नो सब्सिडीज, देर आर नो एडवर्टाइजमेंट्स, देर आर नो प्राइस कंट्रोल्स। ओवरऑल पूरी मार्केट को अपने हाल पे छोड़ा है। अब जब आप मार्केट को अपने हाल पे छोड़ देते हो ना, तो कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। मसला ये है कि कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आर नॉट प्रॉपरली अवेयर अबाउट द सिनेरियोज अराउंड देम। सही है। और वो सिनेरियोज से अवेयर क्यों नहीं है? सही है। और ये सिनेरियोज से अवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि उनको नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखो, एज अ कंज्यूमर आपको भी ये चीज नहीं पता आपके लिए क्या बुरा है या क्या अच्छा है। मतलब इस क्लास में काफी ऐसे लड़के होंगे जो सिगरेट पीते होंगे, जो पॉट पीते होंगे। इवन लड़कियां भी आजकल पॉट पीती हैं। क्यों पीती हैं? कि भाई कूल लगने के लिए पीती हैं, या लड़के पीते हैं कूल लगने के लिए पीते हैं। हमें नहीं पता कि इस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, कि जो हम कर रहे हैं इसके फ्यूचर में नुकसान क्या है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि जब कंज्यूमर्स अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं ना, तो वो सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। और हमारी लेटेस्ट बुक में काफी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो कि रियलिटी को पोर्ट्रे करती हैं। कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं, ये वर्ड आपने कभी सुना है? कि लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। मेरा दोस्त अगर सिगरेट पी रहा है तो मैं भी सिगरेट पीऊंगा। आधी से ज्यादा डिसीजन मेकिंग हमारी इसी से ही होती है कि हमारा दोस्त अगर कर रहा है तो हम भी करेंगे, सोसाइटी कर रही है तो हम भी करेंगे। तो कंज्यूमर्स जो भी कर रहे हैं वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं, और वो सेटिस्फैक्शन खराब चीजों से भी होती है और अच्छी चीजों से भी होती है। मतलब जब हम ये देखते हैं ना कि सिगरेट की प्राइवेट बेनिफिट क्या है, तो प्राइवेट बेनिफिट सेटिस्फैक्शन है। जब आप सिगरेट पॉट पीते हो तो आपकी सेल्फ एस्टीम पूरी हो रही है, तो भाई मैंने पी लिया, मैं खुद लग रहा हूँ। इसी तरीके से कंज्यूमर्स अगर कोई अच्छी चीज करते हैं तो उससे भी सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो कंज्यूमर्स अपने लिए डिसीजन थोड़े गलत ले लेते हैं। कंज्यूमर्स जो है वो डिमांड बढ़ाते हैं हार्मफुल चीजों की, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द थिंग्स दे आर डूइंग। और वो डिमांड कम करते हैं बेनिफिशियल चीजों की, जैसे एजुकेशन या हेल्थ केयर हो गया। इसका मतलब पीपल आर डिमांडिंग मोर ऑफ डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स कौन से होते हैं? दोज गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर यू। और लोग डिमांड कम कर रहे हैं मेरिट गुड्स की, वो चीजें जो चीजें आपके लिए बेनिफिशियल है। इसका मतलब आपने गलत डिसीजन मेकिंग कर ली। अब सप्लायर जो है ना वो पैसा कमाने के लिए बैठा है। किसके लिए बैठा है? पैसा कमाने के लिए, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सो दे ओनली वर्क फॉर प्रॉफिट। देखो, आप अगर उससे मांगोगे ना सिगरेट, या आप उससे मांगोगे एल्कोहल, या आप उससे मांगोगे फिजी ड्रिंक्स, या आप उससे मांगोगे चॉकलेट, या आप उससे मांगोगे स्वीट्स, देखो प्रोड्यूसर पैसा कमाने के लिए बैठा है। आप कोई खराब चीज की डिमांड करोगे तो प्रोड्यूसर आपको सप्लाई कर देगा। फ्रीली फंक्शनिंग मार्केट्स में कंज्यूमर्स आर सोवरेन। कंज्यूमर की पावर प्रोड्यूसर की पावर से ज्यादा है। कंज्यूमर जिस चीज की डिमांड करेगा प्रोड्यूसर उसको दे देगा। इसका मतलब प्रोड्यूसर का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। प्रोड्यूसर आपको बैठ के ये नहीं समझाएगा कि यार ये तुम क्यों कर रहे हो। इफ यू डिमांड अ हार्मफुल गुड, उसको सिग्नल मिलेगा, वो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ा देगा। क्योंकि जब आप एक चीज को बनाते हो तो यू नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को लगाना होता है। देखो मैंने सर्कल यहाँ पर किया हुआ है, रिसोर्सेज को लगाना। जब आप किसी चीज की क्वांटिटी सप्लाइड को बढ़ाते हो तो यू नीड टू एलोकेट मोर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज लगाओगे तो चीज बनेगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। डिमांड बढ़ी हार्मफुल चीज की, प्रोड्यूसर को सिग्नल मिला, उसने एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ा दिया, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दी, और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दिया। आप अगर एजुकेशन हेल्थ केयर की डिमांड करोगे, वो उसकी सप्लाई कम कर देगा। वो आपको बैठ के समझाएगा नहीं कि आप एजुकेशन हेल्थ केयर की डिमांड क्यों कम कर रहे हो, यार ये आपके लिए सही नहीं है। वो बोलेगा नहीं चाहिए, ठीक है नहीं दे रहा।
डिमांड कम होगी, सिग्नल मिलेगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कम करेगा, क्वांटिटी सप्लाइड कम करेगा, इन्हीं रिसोर्सेज को किसी और प्रोडक्ट पे लगाएगा जिसकी डिमांड है। इसका मतलब प्योरली प्राइस मैकेनिज्म के बेसिस पे मार्केट चल रही है, तो मार्केट फेलियर इज द फेलियर ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस गलत सिग्नल्स प्रोड्यूसर को दे देता है और उन गलत सिग्नल्स के चक्करों में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज खराब हो जाती है। So it occurs when freely functioning markets fails to allocate resources from society's point of view. सोसाइटी कहती है कि डीमेरिट गुड कम होने चाहिए, पर हम लोगों ने जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज लगा दिए, ओवर एलोकेशन करती है, जितने रिसोर्सेज लगने चाहिए तो उससे बहुत ज्यादा लगा दिए। तो सोसाइटी कहती है कि ये चीजें कम होनी चाहिए, हमने ओवर कर दिया, और मेरिट गुड्स जो हैं वो ज्यादा होने चाहिए, पर इसकी हमने क्या करी हुई है, अंडर एलोकेशन, रिसोर्सेज जरूरत से कम लगाए। तो दिस इज व्हाट मार्केट फेलियर इज, जब आप सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्सेज को एलोकेट नहीं करते। अब सवाल यहां पर ये होता है कि सोसाइटी क्या है। देखो, सोसाइटी के अंदर तीन लोग होते हैं, जरा गौर से सुनना। जब हम एक सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो सोसाइटी में तीन लोग होते हैं। एक सोसाइटी में कंज्यूमर होता है, दूसरा क्या होता है, सप्लायर, या तो बेसिकली पॉइंट यहां पर ये है, एक और इंडिविजुअल होता है जिसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी वो लोग होते हैं जो ना कंजम्पशन करते हैं, ना गुड को बनाते हैं, ना कंज्यूम कर रहे हैं, ना बना रहे हैं, फिर भी उनके ऊपर इंपैक्ट आ रहा है। अ पर्सन हु इज नॉट इन्वॉल्वड इन एनी एक्शन इज कॉल्ड अ थर्ड पार्टी। जैसे आप जब सिगरेट पियोगे तो आपके आसपास वाले लोगों की नाक में धुआं जा रहा होगा, वो लोग थर्ड पार्टी हैं। जब आप एजुकेशन लोगे तो आप जब एजुकेटेड लोगों की तरह एक्ट करोगे और आप ऐसी चीजें करोगे जिससे सोसाइटी को फायदा हो, तो उनको भी फायदा होगा जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली है। जब एक एजुकेटेड बंदा रोड पे कचरा नहीं फेंकता तो आपको तो फायदा हो रहा है, पर पोल्यूशन जब कम हो रहा है तो तीसरे बंदे को भी फायदा हो रहा है। इसका मतलब थर्ड पार्टी पे जो इंपैक्ट आता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो सोशल कॉस्ट क्या होती है? सोशल कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द सोसाइटी एंड इट कंप्राइजेस ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट एंड प्राइवेट कॉस्ट। सो व्हाट इज प्राइवेट कॉस्ट? जब भी आप पेपर में प्राइवेट कॉस्ट का वर्ड देखो या प्राइवेट का वर्ड देखो तो आपके दिमाग में कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स आने चाहिए। कंज्यूमर कंजम्पशन करते हैं और सप्लायर्स क्या करते हैं, गुड को बनाते हैं। कंज्यूमर की प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? द सेलिंग प्राइस दे पे फॉर अ गुड। और एक सप्लायर की क्या होती है प्राइवेट कॉस्ट? द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द गुड्स। जो आप कोई चीज बनाते हो तो आपको कॉस्ट ऑफ देनी पड़ती है उस चीज को बनाने की। तो कहने का मकसद ये हुआ कि कंज्यूमर जो पे कर रहा है प्राइवेट कॉस्ट वो सेलिंग प्राइस है, और जो सप्लायर पे कर रहा है वो क्या है, कॉस्ट उस चीज को बनाने की। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल कोई हार्मफुल चीज कंज्यूम करते हो तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, तो ये भी आपकी प्राइवेट कॉस्ट है। इन दोनों के एक्शंस की वजह से एक तीसरे बंदे में इंपैक्ट आता है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट, जो कि थर्ड पार्टी इंपैक्ट होता है। एक्सटर्नल का वर्ड का मतलब ही थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी वो इंडिविजुअल है जो ना बेचारा ना गुड को बना रहा है, ना गुड को खा रहा है, ना कंज्यूम कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, फिर भी बेचारे पे इंपैक्ट आ रहा है। और क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉस्ट का वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव इंपैक्ट। सही है। अब थर्ड पार्टी पे नेगेटिव इंपैक्ट क्या आता है? थर्ड पार्टी पे नेगेटिव इंपैक्ट आने से पहले एक एक्शन होता है विच माइट लीड टू एन एक्सटर्नल कॉस्ट। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज आर एक्शंस, negative externalities are actions which might lead to an external cost. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वो एक्शंस होते हैं जिससे एक्सटर्नल कॉस्ट हो सकती है। जैसे इसकी एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। जब आप सिगरेट पीते हो तो पैसिव स्मोकिंग और सेकंड हैंड स्मोकिंग होती है। दूसरों की नाक में धुआं जाता है जो सिगरेट पी भी नहीं रहा, बना भी नहीं रहा, उसकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है। जो उसकी हेल्थ डिटोरिएट हो रही है, उसकी तबियत खराब हो रही है, वो हॉस्पिटल जा रहा है, हॉस्पिटल का बिल भर रहा है, क्या उसको उसकी कॉम्पनसेशन दी जा रही है? नहीं दी जा रही। तो एक्सटर्नल कॉस्ट आर दी हार्मफुल इफेक्ट्स टू द थर्ड पार्टी ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसी तरीके से भाई पोल्यूशन, भाई सिगरेट पियोगे तो पोल्यूशन होगी, पोल्यूशन की वजह से ओवरऑल एटमॉस्फेयर पूरा खराब हो रहा है, हेल्थ गिर रही है लोगों की, तो दिस इज ऑल्सो थर्ड पार्टी कॉस्ट। मतलब आपको तो नुकसान हो ही रहा है, पर आपकी वजह से थर्ड पार्टी को भी नुकसान हो रहा है जो बेचारा एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ओवर ईटिंग, ये यूएस की एग्जांपल है। यूएस में ओबेसिटी का बहुत बड़ा इशू है। यूएस में लोग ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तो जब आप ओवर ईटिंग करते हो ना, तो ओवर ईटिंग करने से सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है ना, वो होता है कचरा। जितना खाओगे उतना कचरा होगा, जितना कचरा होगा उतना पोल्यूशन होगा, जितना पोल्यूशन होगा उतनी लोगों की हेल्थ खराब होगी। दूसरा, जब लोग ओवर ईटिंग करते हैं तो वो लोग काम सही नहीं करते, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट गिर जाता है, लेबर की एफिशिएंसी पे इफेक्ट आ रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब लोगों की एफिशिएंसी पे इफेक्ट आ रहा है, वो काम सही नहीं कर रहे, तो इससे इकोनॉमी का क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट कम हो रहा है, जिसकी वजह से सबको नुकसान हो रहा है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हो कि जब लोग ओवर ईट करते हैं तो वो बीमार होते हैं, और जब वो बीमार होते हैं तो वो हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन बनते हैं। जब आप एक कंट्री के हेल्थ केयर पे बर्डन बन रहे हो ना, तो आप दूसरों के लिए अवेलेबिलिटी कम कर रहे हो, आप दूसरों के लिए हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी कम कर रहे हो। क्या पता एक बंदा जेन्युइनली बीमार है और उसको हॉस्पिटल का बेड सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि आपने ओवर ईटिंग करी थी। तो ये भी थर्ड पार्टी कॉस्ट है, एक्सटर्नल कॉस्ट है। ट्रैफिक कंजेशन, भाई सुबह आप स्कूल जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, काम पे जाते हुए ट्रैफिक पे फंस गए। आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपकी जर्नी डिले हुई, काम पे लेट पहुंचे, स्कूल में लेट पहुंचे, पेपर में बैठने नहीं दिया, या काम पे लेट पहुंचे तो पैसे कट गए।
तो ये क्या है, थर्ड पार्टी कॉस्ट है। पॉल्यूशन होता है ट्रैफिक में भाई, नॉइस पॉल्यूशन है, सब हॉर्न पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं, धुआं धुआं हो रहा होता है। एक जगह पे आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी खड़ी हुई है, आपका पेट्रोल जल रहा है, तो ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है? आप बेयर कर रहे हो, आपकी थोड़ी गलती थी, आप ट्रैफिक में फंस गए। अब आधा घंटा ट्रैफिक में खड़े हुए हो, गाड़ी का पेट्रोल जल गया पूरा, क्या करोगे? इतने लोग ट्रैफिक में गाड़ी को धक्का मार के जा रहे होते हैं क्योंकि पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये सब क्या है, थर्ड पार्टी कॉस्ट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एयरपोर्ट, भाई आपके घर के पास एयरपोर्ट खुल गया, एयरपोर्ट के पास के जितने भी घर होते हैं ना, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों वैल्यू कम हो जाती है? क्योंकि वहां पर डेंजर होता है, एक तो जहाज गिरने का, दूसरा पोल्यूशन बहुत है, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बहुत है। सही है। ट्रैफिक कंजेशन होता है, एयरपोर्ट होता है करीब, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सही है। तो इन सारी चीजों से ना आपकी वेल्थ कम हो जाती है, पोल्यूशन तो होता ही है। तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल कॉस्ट होती हैं। तो सोशल कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ प्राइवेट कॉस्ट एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट में आपके कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स आते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट में आपकी थर्ड पार्टी आती है जो एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है फिर भी उसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो सोशल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, यस, सही। तो प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की बात होगी तो वो इस कैटेगरी में गिरेगा, और थर्ड पार्टी की बात होगी तो इस कैटेगरी में गिरेगा। इनका कंबाइंड इफेक्ट सोशल कॉस्ट होता है, सही। इसी तरीके से सोशल बेनिफिट है, एक्सटर्नल बेनिफिट एंड प्राइवेट बेनिफिट। अब अगेन यहाँ पर कंज्यूमर्स एंड सप्लायर्स हैं, टोटल बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। भाई कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट है? अगर वो चीज कंज्यूम करता है, सेटिस्फैक्शन मिलेगी, चाहे वो हार्मफुल हो या बुरी हो। अगर एजुकेशन हेल्थ केयर को कंज्यूम करता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। एक सप्लायर की क्या बेनिफिट है? पैसा कमाएगा। तो कंज्यूमर्स का बेनिफिट इज सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, while suppliers का बेनिफिट इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सही है। फिर इसी तरीके से आपकी एक्सटर्नल बेनिफिट है। जब हम एक्सटर्नल बेनिफिट की बात करते हैं तो वो थर्ड पार्टी बेनिफिट है, द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि भाई पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का मतलब है द एक्शंस व्हिच माइट लीड टू एक्सटर्नल बेनिफिट्स। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आर एक्शंस व्हिच माइट लीड टू एक्सटर्नल बेनिफिट। एक्सटर्नल बेनिफिट में आपकी थर्ड पार्टी जो है वो आती है, और थर्ड पार्टी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं ड्यू टू द एक्शंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स का प्राइवेट बेनिफिट तो है, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन या लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। पर इन दोनों के एक्शंस की वजह से थर्ड पार्टी को जो बेनिफिट मिलता है उसको एक्सटर्नल बेनिफिट बोलते हैं। और एक्सटर्नल बेनिफिट्स के होने से पहले पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आर एक्शंस व्हिच माइट लीड टू एक्सटर्नल बेनिफिट। क्या हो सकता है? पहले एजुकेशन की बात कर लेते हैं। भाई आप एजुकेशन ले रहे हो तो आपकी एजुकेशन से थर्ड पार्टी को क्या बेनिफिट हो रहा है? आप एजुकेशन लेते हो तो आपकी एजुकेशन से थर्ड पार्टी को एक बेनिफिट ये हो रहा है कि एक पढ़ा लिखा बंदा रोड पे कचरा नहीं फेंकेगा। यू आर अवेयर ऑफ द इन्वायरमेंटल इश्यूज, आप रोड पे कचरा नहीं फेंकोगे तो पोल्यूशन कम होगा, और पोल्यूशन कम होगा तो सबको फायदा होगा। जो एजुकेशन नहीं भी ले रहा उसको भी फायदा होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर आपका साफ होगा। जब आप पढ़े लिखे होगे तो आपको हेल्थ केयर इश्यूज के बारे में पता होगा, आपको समझाना नहीं पड़ेगा कि भाई वैक्सीन क्यों लगानी चाहिए। आप खुद वैक्सीन लगाओगे, स्प्रेड ऑफ डिजीज कम होंगे। अब आप तो डिजीज से बच रहे हो, आपकी वजह से दूसरे भी बच रहे हैं क्योंकि डिजीज कम फैलेगा, तो इससे भी लोगों की हेल्थ इंप्रूव होती है। दिस इज ऑल्सो अ थर्ड पार्टी बेनिफिट। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ आउटपुट इंप्रूव हो रही है, क्यों? क्योंकि एक एजुकेटेड बंदा एफिशिएंट होता है ज्यादा, तो इससे भी सबको फायदा हो रहा है। इसी तरीके से हेल्थ केयर कंज्यूम करोगे, उसके भी अपने बेनिफिट्स हैं, लेबर की एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, वैक्सीन लगाओगे तो स्प्रेड ऑफ डिजीज कम हो रहा है। तो social cost comprises of private cost plus external cost, while social benefit comprises of private benefit plus external benefit. Clear ये चीज? ये भी आप कह सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से जो आपकी एक्सटर्नैलिटीज कम हो रही है, दिस इज आल्सो एन एक्सटर्नल बेनिफिट। देखो आप इस चीज को समझो कि एक्सटर्नल कॉस्ट के कम होने को एक्सटर्नल बेनिफिट बोल सकते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। जब एक्सटर्नल कॉस्ट कम होता है ना, तो दिस इज एक्सटर्नल बेनिफिट। क्लियर है? क्योंकि वो एक्सटर्नल बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाता है ना फिर। जैसे पोल्यूशन कम हो रहा है, तो पोल्यूशन है वैसे तो एक्सटर्नल कॉस्ट है, पर पोल्यूशन का कम होना, हेल्थ का इंप्रूव होना इज एक्सटर्नल बेनिफिट, तो रिवर्स हो जाता है। सही है। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? दी एक्शंस व्हिच माइट लीड टू एक्सटर्नल कॉस्ट, एंड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आर एक्शंस व्हिच माइट लीड टू एक्सटर्नल बेनिफिट। सही है? तो ये आपकी टोटल दो फॉर्मूला बन गया। अब जो सबसे मेन चीज जिसके पेपर में सवाल आते हैं, जून 24 में भी सवाल आया, नवंबर 24 में भी सवाल आया, जून 23 में भी सवाल आया, और नवंबर 23 में भी सवाल आया। अब ये सारे हमारे वेरिएंट नहीं थे, दूसरे वेरिएंट से। अब सवाल में आता क्या है वो तो हम देखेंगे।
बट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपने समझ लिया तो फिर सवाल आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुड्स? पहला टाइप ऑफ गुड होता है प्राइवेट गुड। प्राइवेट गुड इज मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। व्हाट इज प्राइवेट सेक्टर? जहाँ पर रिसोर्सेज की ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होती है। व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? वेयर द रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। एजुकेशन और हेल्थ केयर इज अ प्राइवेट गुड बिकॉज इट इज गिवन बाय द प्राइवेट सेक्टर। जैसे हम लोग जो हैं वो कौन सी एजुकेशन ले रहे हैं? प्राइवेट एजुकेशन ले रहे हैं। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये कौन सी एजुकेशन है? प्राइवेट एजुकेशन है। पर गवर्नमेंट भी एजुकेशन देती है, गवर्नमेंट भी हेल्थ केयर देती है। तो प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, पब्लिक स्कूल्स भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल्स भी होते हैं। Piece of cake is also a private good. A water bottle is also a private good. Toys are also a private good. Cars are also a private good. Basically, merit and demerit goods are private goods. सही है? सुनना जरा गौर से। Merit and demerit good are private goods, and there are some other private goods. एक तो मेरिट और डीमेरिट की कैटेगरी आती है प्राइवेट गुड्स में, और दूसरे अदर प्राइवेट गुड्स आते हैं। ये पेपर में आजकल पूछना शुरू कर दिया, उसने आज तक नहीं पूछा ये। वरना नॉर्मली जब भी वो प्राइवेट गुड बोलता है ना तो बच्चे खाली एजुकेशन, हेल्थ केयर और डीमेरिट गुड की बात करके आ जाते हैं। पर प्राइवेट गुड्स में अदर प्राइवेट गुड्स भी आते हैं। जैसे आपका फोन भी एक प्राइवेट गुड है, खिलौने प्राइवेट गुड है, आपकी गाड़ी प्राइवेट गुड है, हाउसिंग इज अ प्राइवेट गुड, पानी की बोतल इज अ प्राइवेट गुड, हेडफोन्स आर अ प्राइवेट गुड। जितनी भी चीजें मेरिट और डीमेरिट के अलावा होती है वो अदर प्राइवेट गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। अब हम इसकी डिटेल में इस सेंस में जाएंगे कि हम देखेंगे कि ऐसे क्या फीचर्स हैं जो इनको प्राइवेट गुड बनाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट गुड इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट सेक्टर एंड बाय द पब्लिक सेक्टर। अब आप बोलोगे सर पानी की बोतल गवर्नमेंट का देती है, पीस ऑफ केक गवर्नमेंट का देती है, खिलौने गवर्नमेंट का देती है, गाड़ी गवर्नमेंट का देती है, ये नहीं देती। पर मेरिट और डीमेरिट गुड गवर्नमेंट बना, डीमेरिट गुड तो नहीं, मेरिट गुड गवर्नमेंट बनाती है, एजुकेशन और हेल्थ केयर। तो गवर्नमेंट नॉर्मली जो है ना वो एजुकेशन हेल्थ केयर की तरफ जाती है, मेरिट गुड्स की तरफ जाती है अगर हम प्राइवेट गुड्स की बात करें। ये सारे प्राइवेट गुड्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी मार्केट है, देयर इज अ सेलिंग प्राइस अटैच्ड, इट इज पॉसिबल टू मेक प्रॉफिट, देयर इज अ प्राइस मैकेनिज्म टू चार्ज प्राइस, देयर इज डिमांड एंड सप्लाई। ये वाला ग्राफ बनता है। सही है? इनके कुछ फीचर्स हैं। पहला फीचर है राइवलरी। राइवलरी का मतलब होता है राइवल इन कंजम्पशन। ये यहाँ पर सप्लायर्स की कंपटीशन की बात नहीं हो रही, मार्केट की कंपटीशन की बात नहीं हो रही, कंज्यूमर्स की कंपटीशन की बात हो रही है। प्राइवेट गुड्स आर राइवल इन कंजम्पशन। राइवल इन कंजम्पशन का क्या मतलब है? यहां से जो मैं बातें कर रहा हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, गौर से सुनना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप अपने पास नोट्स भी बना लो इस चीज के। राइवल इन कंजम्पशन का ये मतलब होता है कि कंज्यूमर्स के बीच में कंपटीशन है। मैं सबसे पहले ना एजुकेशन की एग्जांपल उठा लेता हूं यहाँ पर। भाई ये क्लास में 10 बच्चे बैठे हुए हैं और एक टीचर है। व्हाट इज द रेशियो? 1:2। सही है? लेट से मैं कहता हूं कि भाई इन 10 बच्चों को ना इंडिविजुअल अटेंशन मिल रही है, जाहिर है 10 बच्चे हैं क्लास में, इंडिविजुअल अटेंशन तो मिलेगी। पर फिर एक क्लास है जहां पर 100 बच्चे बैठे हैं, तो अब रेशियो हो गया 1:100। मुझे बताओ, ये तो 10 बच्चे हैं, इनको जो क्वालिटी अब मिल रही है वो क्वालिटी कम होगी? इनको जो क्वालिटी मिल रही है वो क्वालिटी अब कम होगी या नहीं होगी? होगी, ऑब्वियस सी बात है ना, क्वालिटी कम होगी। टीचर इन पे अब ध्यान नहीं देगा, बाकी 90 बच्चे ही बैठे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? राइवल इन कंजम्पशन, कि एक की कंजम्पशन ने दूसरे की कंजम्पशन को कम कर दिया। जब एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, जब एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो दूसरों के लिए क्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि 10 बच्चों को जो ध्यान दिया जा रहा होगा वो 100 बच्चों को एक साथ नहीं दिया जा सकता। तो बाकी जो 10 बेचारे पहले थे तो उनकी क्वालिटी पे अफेक्ट आएगा, उनकी क्वालिटी पे अफेक्ट आएगा। पहले जो उनको अटेंशन मिल रही थी वो अब अटेंशन उनको नहीं मिल रही है। पहले टीचर उनके साथ आई कांटेक्ट कर रहा था, अब आई कांटेक्ट नहीं करेगा। कहने का मकसद क्या है कि राइवल इन कंजम्पशन, एक की कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को कम कर रही है। एक और एग्जांपल, भाई आप एक बेकरी में गए, वहां पर केक पड़े हुए, 8 केक के स्लाइस पड़े हुए। अब आप सोच के गए थे मैं 3 खरीदूंगा, आपके आगे वाला जो था ना उसने 6 खरीद लिए। 8 केक के स्लाइस थे, आपके आगे वाले बंदे ने 6 खरीद लिए, आपको 3 खरीदने थे। अब उसकी वजह से आपको सिर्फ 2 खत मिलेंगे। इसका मतलब उसकी कंजम्पशन ने आपकी कंजम्पशन को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो राइवल इन कंजम्पशन का मतलब है जब एक की कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को कम कर दे। हेल्थ केयर में भी यही होता है, एजुकेशन में भी यही होता है। ये सारी चीजें जो मैंने आपके सामने लिखी है सब में यही होता है। एक्सक्लूडेबल का क्या मतलब है? किसी भी कंज्यूमर को किसी भी चीज से एक्सक्लूड करने का तरीका होता है बाय चार्जिंग अ प्राइस। मुझे अगर अपनी क्लासेस से किसी बच्चे को एक्सक्लूड करना है तो मैं फीस चार्ज करता हूँ। जो फीस देगा उसको क्लास मिलेगी, जो फीस नहीं देगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा।
सही है। इसी तरीके से भाई फॉर एग्जांपल मैंने एक बेकरी खोली हुई है भाई, अब केक फ्री में तो नहीं बांटूंगा ना, मैंने केक के साथ एक सेलिंग प्राइस लगा दी, जो प्राइस पे करेगा उसको केक मिलेगा, जो नहीं पे करेगा वो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गया। एजुकेशन को एक्सक्लूड करने का तरीका थ्रू चार्जिंग अ फीस, हेल्थ केयर को एक्सक्लूड करने का तरीका थ्रू चार्जिंग अ फीस। किसी भी चीज को एक्सक्लूडेबल बनाने के लिए यू हैव टू चार्ज अ प्राइस। आप प्राइस चार्ज करो, ऑटोमेटिकली कंज्यूमर एक्सक्लूड हो जाएगा। यू कैन एक्सक्लूड कंज्यूमर्स बाय चार्जिंग अ प्राइस। पर एक और एग्जाम्पल यहां पर है कि मैंने तो आपको थ्रू प्राइस बता दिया, पर व्हाट इफ द एजुकेशन इज फ्री? क्या फ्री एजुकेशन एक्सक्लूडेबल हो सकती है? क्या फ्री एजुकेशन एक्सक्लूडेबल हो सकती है? क्वेश्चन मार्क। इज फ्री एजुकेशन एक्सक्लूडेबल? यस और नो? फ्री है बेटा, फीस तो चार्ज नहीं है ना, फ्री है। अब नॉर्मली हम फीस चार्ज करके एक्सक्लूड कर देते हैं, पर एजुकेशन फ्री है, कैसे एक्सक्लूड करोगे? बिल्कुल, एडमिशन क्राइटेरियाज होते हैं। एडमिशन क्राइटेरियाज होते हैं। अब एक 40 साल के बंदे को तुम प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ थोड़ी बिठा दोगे। सही है। हर बंदे को एडमिशन थोड़ी मिल जाएगा भाई, एज लिमिट है, एडमिशन क्राइटेरिया है, एडमिशन टेस्ट है, सर्टेन आपने कंडीशंस लगाई हुई है, तो हमेशा फीस के जरिए एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और भी बहुत चीजें होती हैं जिसके थ्रू एक्सक्लूड किया जा सकता है। जैसे फ्री हेल्थ केयर एक्सक्लूडेबल कैसे होता है? हाउ इज फ्री हेल्थ केयर एक्सक्लूडेबल? जैसे सेहत कार्ड है, सेहत कार्ड क्या है? सेहत कार्ड का कॉन्सेप्ट ही ये था, जिसके पास कार्ड होगा उसके लिए फ्री इलाज है, बाकियों के लिए नहीं है। तो सेहत कार्ड के थ्रू आपने लोगों को एक्सक्लूड किया, या एक एज लिमिट लगा दी भाई, 40 साल के ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए फ्री इलाज है, जो 40 साल के नीचे उनके लिए फ्री इलाज नहीं है। एक्सक्लूड। देखो, फ्री चीज को भी एक्सक्लूड करना पॉसिबल है। फ्री लंच बॉक्सेस हैं, फ्री लंच बॉक्सेस, फ्री लंच बॉक्सेस आर एक्सक्लूडेबल। वाई आर दे एक्सक्लूडेबल? आपने यहाँ पर एक एज लिमिट लगाई हुई है भाई। फ्री लंच बॉक्स जैसे यूके देता है फ्री लंच बॉक्सेस, पर वो स्कूलों में जाके देता है भाई, रोड पे चलते फिरते बुड्ढे को थोड़ी दे देगा ये सर ये फ्री लंच बॉक्स आपके, तो ये एक्सक्लूडेबल है। एंड प्राइवेट गुड्स आर रिजेक्टेबल। आपको नहीं चाहिए, आप रिजेक्ट कर दो भाई। एनीथिंग फॉर विच यू चार्ज अ प्राइस इज रिजेक्टेबल। अगर आपको मेरा समझ नहीं आएगा तो आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे। सही है। बोलो कि नहीं पढ़ना भाई। इसी तरीके से आपको बेकरी में गए, केक नहीं खरीदना, रिजेक्ट कर दो भाई, नहीं खरीदोगे। लिमिटेड सप्लाई राइवलरी से लिंक होता है बेटा, लाइव वो लाइव राइवलरी से। जो लिमिटेड सप्लाई के थ्रू आप करते हो ना, वो राइवलरी है, राइवल इन कंजम्पशन। केक की कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को कम कर देता है क्योंकि वो चीज लिमिटेड है। सही है। तो ये तीन आपके फीचर्स हैं जिसकी वजह से प्राइवेट गुड बनता है। अब व्हाट इज पब्लिक गुड? जब हम पब्लिक गुड की बात करते हैं तो पब्लिक गुड इज ओनली प्रोवाइडेड बाय द पब्लिक सेक्टर। इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड नहीं बनाता, पहले ये याद कर लो। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड नहीं बनाता, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता वो मैं बता रहा हूँ। पब्लिक गुड सिर्फ पब्लिक सेक्टर बनाता है, पब्लिक गुड सिर्फ गवर्नमेंट बनाती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता। पब्लिक गुड भी कौन से पब्लिक गुड की मैं बात कर रहा हूँ? मैं प्योर पब्लिक गुड की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर प्योर पब्लिक क्या होता है? क्योंकि एक और पब्लिक गुड अभी मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। अभी आप अपने दिमाग में प्योर पब्लिक गुड लगो। अच्छा, अगर पेपर में सिर्फ पब्लिक गुड भी लिखा हुआ है ना, अगर पेपर में सिर्फ पब्लिक गुड लिखा हुआ है तो यू विल कंसिडर दिस एज अ प्योर पब्लिक गुड। सही है। अगर पेपर में पब्लिक गुड लिखा हुआ है तो यू विल कंसिडर दिस एज अ प्योर पब्लिक गुड। तो ओनली प्रोवाइडेड बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट, सोलली वो आपको ये चीज देता है थ्रू टैक्स रेवेन्यू। सही है। थ्रू टैक्स रेवेन्यू। तो प्योर पब्लिक गुड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दुनिया में सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स हैं। प्योर पब्लिक गुड की दुनिया में सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स हैं। वन इज अ स्ट्रीट लाइट, one is a national defense, one is flood defense and the other is a lighthouse. स्ट्रीट लाइट और नेशनल डिफेंस लोगों को पता होता है नॉर्मली। फ्लड डिफेंस क्या होते हैं? जो सैलाब को रोकने के लिए प्लास्टिक की शीट्स लगाई जाती हैं ताकि पानी ना आए। और लाइट हाउस क्या होते हैं? जो समंदर के किनारों पे बड़ी बड़ी वो होती है ना, जिससे एक बंदा बैठा हुआ होता है। वो लाइट का कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि वो खाली बताता है कैप्टन को कि भाई आप किनारे के करीब आ गए हो। तो इट इज फॉर शिप्स। सही है। टू गाइड द शिप्स। इट इज टू गाइड द शिप्स। सही है। तो प्राइवेट सेक्टर विल नेवर इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन प्रोवाइडिंग दीज गुड्स, क्योंकि प्राइस कैन नॉट बी सेट। देखो, प्योर पब्लिक गुड्स की प्राइस कभी भी सेट नहीं हो सकती। देयर इज नो डिमांड एंड सप्लाई। सप्लाई डिटरमिन आप नहीं कर सकते। आपने कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है कि आज स्ट्रीट लाइट खरीदने जा रहा हूँ? नहीं होता ना ऐसा कुछ। तो इन चीजों की डिमांड ही नहीं है। जब इस चीज की डिमांड नहीं है तो इसकी सप्लाई भी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, जब एक चीज की डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई कैसे डिटरमिन करोगे? मतलब आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से जाके पूछोगे ना कि यार इस सिटी में कितनी स्ट्रीट लाइट की जरूरत है, तो वो कभी बता ही नहीं सकता, क्योंकि जिस चीज की डिमांड नहीं होती ना उसकी सप्लाई डिटरमिन करना पॉसिबल ही नहीं है। और जिधर डिमांड एंड सप्लाई नहीं है वहां पर प्राइस मैकेनिज्म नहीं है। तो दीज गुड्स आर नेवर सोल्ड इन अ फ्री मार्केट। प्राइवेट गुड्स तो फ्री मार्केट में बिकते हैं।
ये वाले गुड्स फ्री मार्केट में नहीं बिकते, क्योंकि जिन गुड्स में ये नहीं है ना, वो फ्री मार्केट में नहीं बिक सकते, तो इनकी कोई मार्केट नहीं है। तो देखिए स्ट्रीट लाइट की मार्केट, कोई भी मार्केट नहीं है ऐसी। प्रॉफिट इज नॉट पॉसिबल, प्रॉफिट बनाना पॉसिबल नहीं है। फ्री राइड करते हैं लोग। मैं टैक्स दे रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट ये चीजें टैक्स के थ्रू देती है ना, मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं और आप में से कोई भी इनकम टैक्स नहीं दे रहा, पर आप लोग भी तो स्ट्रीट लाइट का बेनिफिट मिल रहा है ना, आप लोगों को भी तो नेशनल डिफेंस प्रोटेक्ट कर रही है ना, आप लोगों को भी तो फ्लड डिफेंस का बेनिफिट मिल रहा है ना। इसका मतलब इफ यू इवन इफ यू डू नॉट पे फॉर दीज थिंग्स, फिर भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो पीपल फ्री राइट, पीपल नो कि विदाउट पेइंग भी हमें उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना उसको मिल रहा है जो पे कर रहा है। पेयर और नॉन पेयर में फर्क ही नहीं है। इन गुड्स में एक और बहुत बड़ा मसला है, इफ सप्लाइड फॉर वन इट इज सप्लाइड फॉर एवरीवन, ये बहुत बड़ा मसला है इन गुड्स में। इफ इट इज सप्लाइड फॉर वन इट इज सप्लाइड फॉर एवरीवन। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, इफ इट इज सप्लाइड फॉर वन इट इज सप्लाइड फॉर एवरीवन। इफ इट इज सप्लाइड फॉर वन इट इज सप्लाइड फॉर एवरीवन, एक के लिए सप्लाई किया जाएगा तो सब इससे बेनिफिट उठाएंगे। जैसे स्ट्रीट लाइट अगर एक रोड पे लगी है, सिर्फ इसलिए लगी है क्योंकि आपने शिकायत करी थी, आप टैक्स देते हो, तो आपको तो बेनिफिट मिलेगा, पर उस एरिया में जितने भी लोग हैं सबको स्ट्रीट लाइट का बेनिफिट मिलेगा। ये बात है। अगर फ्लड डिफेंस आपके लिए लगाया है ना, तो उसका बेनिफिट आपको तो है, पर जो उस सराउंडिंग में रह रहे हैं सबको बेनिफिट मिलेगा। अगर नेशनल डिफेंस बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है एक बंदे के लिए, तो सारे लोग प्रोटेक्टेड हो गए। ये कॉन्सेप्ट होता है। सही है। क्या फीचर है इन गुड्स के? सबसे पहला फीचर है दीज थिंग्स आर नॉन राइवल। एक की कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को कम नहीं कर सकता। अगर मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजर के चले गया, तो आपके लिए लाइट डिमिनिश नहीं हो जाएगी, आपके लिए स्ट्रीट लाइट की रोशनी कम नहीं हो जाएगी। अगर नेशनल डिफेंस मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, तो आपकी प्रोटेक्शन कम नहीं हो जाएगी। अगर फ्लड डिफेंस मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, तो आपके घर पे भी पानी नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके घर पे थोड़ा सा पानी आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। तो एक ही कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को कम नहीं कर सकता। दीज थिंग्स आर नॉन रिजेक्टेबल। आप रोड पे जाते हुए ये नहीं बोल सकते कि स्ट्रीट लाइट को पहले बंद करो फिर मैं जाऊंगा। अगर बॉर्डर पूरा प्रोटेक्टेड है बाय द नेशनल डिफेंस, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे प्रोटेक्ट नहीं करो, कुछ जंग होंगी तो मेरे को गोली लगने देना, ऐसा नहीं हो सकता। बॉर्डर पूरा प्रोटेक्टेड है। फ्लड डिफेंस में आप ये नहीं कह सकते कि यार ये सारे घर प्रोटेक्ट हो रहे हैं, मेरे घर पे पानी आना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। आप सिंपली इन चीजों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो दीज थिंग्स आर नॉन रिजेक्टेबल। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इज एक्सक्लूडेबिलिटी। और ये चीजें नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर में कोई भी डिफरेंस नहीं है, सबको इक्वल बेनिफिट मिल रहा है। मैं टैक्स दे रहा हूं, आप टैक्स नहीं दे रहे, आपको भी उतना बेनिफिट मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है। दिस लीड्स टू अ फ्री राइडर प्रॉब्लम, एंड फ्री राइडर प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट फैक्टर why a private sector does not provide these goods। मतलब आपसे अगर कोई पूछता है ना प्राइवेट सेक्टर पब्लिक गुड प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहा है, इसके दो जवाब होते हैं। या तो आप सिंपली ये तीनों फीचर्स बता दो, या आप बोलो कि फ्री राइडर प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। देखो एक प्राइवेट प्रोड्यूसर को ये बात पता है कि लोगों को इस चीज का अंदाजा है कि विदाउट पेइंग हम इन चीजों का बेनिफिट उठा सकते हैं, तो एक प्राइवेट सेक्टर क्यों ये चीजें प्रोवाइड करेगा? प्राइवेट सेक्टर अगर ये चीजें प्रोवाइड कर भी देगा, तो वो लोगों से पैसे कैसे निकलवाएगा? फ्री राइडर प्रॉब्लम है, लोगों को पता है कि विदाउट पेइंग भी हमें बेनिफिट मिल सकता है, तो हम क्यों पे करें? तो ये फ्री राइडर प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा मसला होता है प्योर पब्लिक गुड्स में। So private good is provided by the private sector and by the public sector, but pure public goods are only provided by the public sector. तो प्राइवेट और पब्लिक गुड्स अगर आपको क्लियर है ना, तो फिर मैं इसकी थोड़ी एडवांस चीज का आ रहा हूँ, जिसके अगेन बहुत सवाल आना शुरू हो गए हैं, पहले नहीं आते थे। और एमसीक्यू में तो इसका फेवरेट पार्ट है वो जो अभी पढ़ा रहा हूँ। तो सवाल यहाँ तक। रिजेक्टेबल का मतलब है कि एनीथिंग जिसके लिए आपको पैसा पे करना होता है ना, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। और नॉट रिजेक्टेबल का मतलब है प्योर पब्लिक गुड्स का आप उन चीजों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सही। ठीक है। अच्छा उसके अलावा अब जिन गुड्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो कौन से गुड्स हैं? पब्लिक गुड्स की डिटेल में आप जा रहे हैं। एक पब्लिक गुड जो मैंने आपको अभी बताया ना, वो प्योर पब्लिक गुड है। प्योर पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सपोर्टेबल। सही है, जो भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं रिजेक्टेबल वाले फीचर को हटा रहा हूँ। रिजेक्टेबल नॉन रिजेक्टेबल उसको अब हम इग्नोर कर रहे हैं, अब हम सिर्फ राइवलरी और एक्सपोर्टेबिलिटी पे बात करेंगे। प्योर पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवल, प्योर पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सपोर्टेबल, while quasi public goods, near public goods, quasi public goods, near public goods, semi public goods भी कहते हैं इनको। सही है।
तो कौसाई पब्लिक गुड्स, अब ये कौसाई एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब नियर होता है, ठीक है। तो कौसाई पब्लिक गुड्स, नियर पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें एक फीचर प्राइवेट गुड का होता है और एक फीचर पब्लिक गुड का होता है। इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ कौसाई पब्लिक गुड्स। वन कौसाई पब्लिक गुड is non-rival and excludable, and the other quasi public goods is non-excludable and rival. एक प्राइवेट प्रोड्यूसर एक चीज प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा ना, ये डिपेंड करता है एक्सक्लूडेबिलिटी पे। देखो हर वो चीज जो एक्सक्लूडेबल है ना वो प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करेगा। प्राइवेट प्रोड्यूसर को मसला नॉन एक्सक्लूडेबल से। अभी मैंने आपको पीछे बताया ना कि प्योर पब्लिक गुड एक प्राइवेट सेक्टर नहीं देता, तो प्योर पब्लिक गुड प्राइवेट सेक्टर सिर्फ इसलिए नहीं देता क्योंकि ये चीजें नॉन एक्सक्लूडेबल है। तो मैंने देखो कौसाई पब्लिक की दो कैटेगरीज लिखी हुई है, एक नॉन राइवल है और एक एक्सक्लूडेबल है, और एक नॉन एक्सक्लूडेबल और एक राइवल है। कहने का मकसद क्या है, जो ये वाली कैटेगरी है ना वो प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड कर देगा क्योंकि ये एक्सक्लूडेबल है, पर ये वाली क्वासाई पब्लिक गुड की कैटेगरी प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगा क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। एक्सक्लूडेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड, हमेशा याद रखना। एक प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करेगा या नहीं करेगा ना, ये एक्सक्लूडेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है। अगर एक चीज नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल है तो शायद प्राइवेट प्रोड्यूसर ये प्रोवाइड कर दे क्योंकि एक्सक्लूडेबल का फीचर आ रहा है, पर अगर एक गुड नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल है ना तो प्राइवेट प्रोड्यूसर कभी इन चीजों में हाथ नहीं डालेगा क्योंकि ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। फ्री राइडर प्रॉब्लम का मसला होता है। तो अब ये टेबल देखो, इस टेबल के थ्रू ना आपका सब हो जाए। टेबल तो नहीं है, ये मैट्रिक्स है, बेसिकली एक मैट्रिक्स है। उस मैट्रिक्स के थ्रू मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पास्ट पेपर के जितने भी केसेस है ना मैं सब बता दूंगा, तो गौर से सुनना। अगली 3 स्लाइड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स पहले समझो है क्या, राइवल, नॉन राइवल, एक्सक्लूडेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। एक चीज अगर राइवल है और एक्सक्लूडेबल है तो वो प्राइवेट गुड की कैटेगरी में आती है। मेरिट डीमेरिट प्राइवेट गुड्स हैं, फिर अदर प्राइवेट गुड्स हैं। अभी मैंने बताया ना आपको, मेरिट डीमेरिट प्राइवेट गुड्स हैं और फिर अदर प्राइवेट गुड्स हैं, जैसे कार, हाउसिंग, टॉयज, बॉटल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आपके होते हैं नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल, विच इज बॉक्स नंबर 4। तो आपका जो बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 1 इज अ प्योर प्राइवेट गुड, बॉक्स नंबर 4 इज अ प्योर पब्लिक गुड। वाई नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल? तो प्योर पब्लिक गुड में 4 डेफिनेशन हैं और 4 एग्जांपल्स हैं, स्ट्रीट लाइट, नेशनल डिफेंस, फ्लड डिफेंस एंड लाइट हाउस। अब आते हैं कौसाई पब्लिक गुड्स। कौसाई पब्लिक गुड की पहली कैटेगरी इज नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। वाईफाई नेटवर्क्स, केबल टेलीविजन, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लाइक नेटफ्लिक्स, लाइक स्पॉटिफाई, ये सारी चीजें कौसाई पब्लिक गुड है, पर ये नॉन राइवल एंड एक्सक्लूडेबल है। उसका मतलब क्या है भाई, आप नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज देख रहे हो, क्या आपके उस सीरीज देखने से किसी और की कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आ रहा है? मतलब हम दोनों मिसाल के तौर पे एक टाइम पे एक ही सीरीज देख रहे हैं, क्या मेरे उस सीरीज देखने से क्या आपकी सीरीज पीछे जा रही है या आगे जा रही है या आपकी सीरीज अटक रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। जब आप टीवी पे कोई मैच देखते हो इंडिया पाकिस्तान का और आपका दोस्त भी देख रहा है उसी टाइम पे, एक ही बिल्डिंग में आप रहते हो, तो क्या दूसरे की कोई कंजम्पशन पे इफेक्ट आ रहा है? कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा। वाईफाई नेटवर्क्स जनरली अगर हम देखें, जब ट्रैफिक कम होती है, वाईफाई नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक जब कम होती है तो एक की कंजम्पशन दूसरे की कंजम्पशन को इम्पैक्ट नहीं करता है। नॉर्मल सिनेरियोस की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 3 चीजें नॉन राइवल हैं और ये 3 चीजें एक्सक्लूडेबल भी है, बिकॉज यू पे फॉर इट। वाईफाई नेटवर्क सिर्फ उनको मिलेगा जिनके पास पासवर्ड है, जो पे कर रहे हैं। केबल टेलीविजन सिर्फ उसको मिलेगा जो पे कर रहे हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग फाइबर का आपने वो लिया हुआ है, केबल सब्सक्रिप्शन ली हुई है, हर कंट्री की अपनी होती है सब्सक्रिप्शन सर्विस। आपने नेटफ्लिक्स का अकाउंट लिया हुआ है तो जो पे करेगा सिर्फ उसी को अकाउंट मिलेगा ना। अब आप अपने दोस्तों से शेयर कर देते हो वो अलग बात है, पर अब तो उस पर भी बहुत सख्ती हो चुकी है, तो है तो वो एक्सक्लूडेबल ही। और जो दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वासी पब्लिक गुड होती है ना, वो कौन सी है, राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल। राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या होता है कि कौसाई पब्लिक गुड्स तो हैं, पर आप एग्जांपल देख लो, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक लाइब्रेरी एंड बीचेस। इन तीनों में मैं वो आपको वही कह रहा हूं, मैं नॉर्मल सिनेरियोस की आरएस बात कर रहा हूँ, सही है? तो पब्लिक पार्क्स, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड बीचेस, ये 3 कैटेगरीज जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये राइवल है। ये क्यों राइवल है? क्योंकि लिमिटेड स्पेस है। लिमिटेड स्पेस है, एक टाइम पे आके फुल हो सकती है। पब्लिक पार्क अगर फुल हो गए तो शायद आपको जगह ना मिले, पब्लिक लाइब्रेरी फुल हो गई तो शायद आपको जगह ना मिले, और बीचेज अगर फुल हो गए तो शायद आपको एंट्री ना मिले। इन तीनों जगहों पे एंट्री तो फ्री है, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। मतलब आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पर आप एज लिमिट लगा सकते हो, ना ही यहाँ पर कोई आप पैसे चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये वही गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती इन चीजों के लिए। सही है, सही है। अब बीचेज अगर आप पाकिस्तान या कराची की हो तो जाहिर सी बात है, बहुत बीचेज ऐसे होते हैं जो ओन्ड होते हैं बाय इंडिविजुअल्स, तो वो एक अलग चीज है, उसके लिए तो चार्ज होता है, और चार्ज भी क्या, वो किसी को आने भी नहीं देते। सही, वहां पर भी सब्सक्रिप्शन वाला सीन होता है। पर पॉइंट खाली ये है कि मैं नॉर्मल बीचेस की बात कर रहा हूँ जो पब्लिक बीचेस होते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें राइवल है
और नॉन एक्सक्लूडेबल है। तो ये 4 बॉक्सेस यहाँ पर अभी आपके बने हुए हैं। अब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा। कुछ पब्लिक पार्क पे पार्क चार्ज होता है तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएंगे, मैं वही बोल रहा हूँ ना। सही है। तो हम बिल्कुल नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहे हैं। अदर प्राइवेट गुड्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए जो ये होते हैं। अब जरा सुनना, एक बार पास पेपर में केस आया था फ्री लंच बॉक्स का। फ्री लंच बॉक्स, पहली बात तो फ्री है। अब बच्चा छूटते साथ बोलेगा सर ये तो नॉन एक्सक्लूडेबल है। अब अगेन, नॉन एक्सक्लूडेबल और एक्सक्लूडेबल बिल्कुल भी इससे डिसाइड नहीं होता कि वो फ्री है कि नहीं है। तो फ्री को देख के अंधे नहीं हो जाना और ये नहीं कहना कि हाँ भाई ये तो नॉन एक्सक्लूडेबल है, जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ कंडीशन शायद होगी। सही है। पहली बात आप इस चीज को समझो, फ्री लंच बॉक्स कैन बी नॉन एक्सक्लूडेबल एंड कैन बी एक्सक्लूडेबल। इफ द फ्री लंच बॉक्स इज फॉर एवरीवन देन इट इज नॉन एक्सक्लूडेबल। बट इफ द फ्री लंच बॉक्स इज ऑफ अ कंडीशन जैसे एज लिमिट है तो फिर वो एक्सक्लूडेबल है। राइवलरी फ्री लंच बॉक्स की डिपेंड करती है ऑन द क्वांटिटी। राइवलरी फ्री लंच बॉक्स की डिपेंड करती है ऑन द क्वांटिटी। हो सकता है कि लंच बॉक्स बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में तो वो राइवल है, एक्सक्लूडेबल भी हो सकते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल भी हो सकते हैं। इसका मतलब बॉक्स नंबर 1 में भी आ सकता है फ्री लंच बॉक्स और बॉक्स नंबर 3 में भी आ सकता है फ्री लंच बॉक्स। आप देखो किस तरीके गुड्स की कैटेगरी चेंज हो रही है। ये कंफ्यूजन होती है पेपर में। AO2 में एनालिसिस आप इसी चीज की करते हो कि यार अगर फ्री लंच बॉक्स सबके लिए तो नॉन एक्सक्लूडेबल होगा, एज लिमिट लगी हुई है तो एक्सक्लूडेबल होगा। अगर फ्री लंच बॉक्स की एक लिमिटेड क्वांटिटी है ना तो वो राइवलरी होगा। इसका मतलब 2 बॉक्सेस में गिर गया, राइवल एंड एक्सक्लूडेबल, राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। तो बॉक्स नंबर 1 में भी आ रहा है, बॉक्स नंबर 3 में भी आ रहा है। फिर एक और मैं आपको केस बताता हूँ पास पेपर का जो चारों डब्बों में आता है। एक ऐसा केस है पेपर में जो चारों बॉक्सेस में गिरता है और वो चारों बॉक्सेस वाला केस कौन सा है? द केस ऑफ अ मोटरवे हाईवे। एक हाईवे, हाईवे 2 तरह के होते हैं, एक विद टोल होते हैं और एक विदाउट टोल होते हैं। अगर वो विद टोल है तो एक्सक्लूडेबल है, विदाउट टोल है तो नॉन एक्सक्लूडेबल। अगर वो विद टोल है तो एक्सक्लूडेबल, विदाउट टोल है तो नॉन एक्सक्लूडेबल। तो पहली चीज तो आपने डिसाइड कर दी। अब मोटरवे हाईवे की राइवलरी किस चीज पे डिपेंड करती है? ऑन द ट्रैफिक कंजेशन। Rivalry depends on the traffic congestion. Rivalry depends on the traffic congestion. Rivalry depends कि busy time है या less busy time है। चारों बॉक्सेस में देखो गिरा रहा हूं मैं इसको, चारों बॉक्सेस में गिरेगा ये बॉक्स नंबर 1 में भी गिरेगा, बॉक्स नंबर 2 में भी गिरेगा, बॉक्स नंबर 3 में भी गिरेगा, बॉक्स नंबर 4 में भी गिरेगा। डिपेंड्स ऑन द सिनेरियोस। सिनेरियो नंबर 1 पढ़ लेते हैं। सिनेरियो नंबर 1 ये है कि मोटरवे हाईवे का टोल है। अगर टोल है तो एक्सक्लूडेबल है, तो दोनों जगह पे मैंने एक्सक्लूडेबल लिख दिया। नाउ द राइवलरी डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक कंजेशन। इफ इट इज अ बिजी टाइम देन इट विल बी राइवल। तो ये प्राइवेट गुड हो गया, देखो ना प्राइवेट गुड हो गया। बट अगर लेस बिजी ट्रेवल टाइम है तो फिर ये नॉन राइवल हो गया। तो ये देखो ये कॉस है पब्लिक गुड। देखो किस तरीके से यहाँ पर प्राइवेट था, यहाँ पर कॉस आया था। क्या ये प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करेगा? देखो ये तो प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करेगा। क्या ये वाली कैटेगरी प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि एक्सक्लूडेबल है। हर वो चीज जो एक्सक्लूडेबल है प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करेगा। क्या ये वाला मोटरवे प्राइवेट प्रोड्यूसर प्रोवाइड करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि टोल नहीं है। अगर किसी चीज पे टोल नहीं है ना तो प्राइवेट प्रोड्यूसर वहां से दूर भाग जाएगा, क्योंकि टोल का ना होने का मतलब है नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल। रश का टाइम है तो राइवल है, कॉसाई पब्लिक गुड। पर ये वाली कॉसाई पब्लिक गुड की कैटेगरी प्राइवेट प्रोड्यूसर नहीं देगा, ये वाली कैटेगरी देगा। सही है। और अगर नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है तो फिर वो प्योर पब्लिक गुड है। नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है तो वो प्योर पब्लिक गुड है, क्योंकि लेस बिजी ट्रेवल टाइम है। चारों बॉक्सेस में गिर गया, दोनों तरह के कॉसाई पब्लिक गुड भी आ गए, प्राइवेट गुड भी आ गया, प्योर पब्लिक गुड भी आ गया। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो आप चारों बॉक्सेस में डाल सकते हो, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिर्फ 2 बॉक्सेस में आते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिर्फ ये होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो सिर्फ ये होते हैं। तो वो सिनेरियोस पे पेपर में डिपेंड करते हैं। जैसे एक और मैं आपको पेपर में सिनेरियो बताता हूँ फ्लड डिफेंस का। अब फ्लड डिफेंस जो है, एक बार सवाल आया था कि व्हाई आर फ्लड डिफेंसेस अ प्योर पब्लिक गुड। फ्लड डिफेंसेस क्यों प्योर पब्लिक गुड है भाई? मैं अगेन कह रहा हूं, अगर पेपर में सिर्फ पब्लिक गुड लिखा हुआ है तो यू विल कंसिडर दिस एज अ प्योर पब्लिक गुड। पर अगर पेपर में कौसाई पब्लिक गुड लिखा हुआ है तो वो कौसाई, देखो वो कौसाई लिख के देगा। अगर पेपर में सिर्फ पब्लिक गुड लिखा हुआ है तो वो प्योर पब्लिक गुड है। सवाल ये था कि फ्लड डिफेंस पब्लिक गुड क्यों है, मतलब प्योर पब्लिक गुड क्यों है। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 जो होता है बच्चों का, जिसमें बच्चे नॉलेज देते हैं, इसी मैं बताऊंगा, जिसमें वो चीज जिसमें वो नॉलेज देते हैं, तो उसमें वो ये चीज लिखते हैं कि हाँ यार फ्लड डिफेंस नॉन राइवल है तो नॉन राइवल को डिफाइन कर दिया, फ्लड डिफेंस नॉन एक्सक्लूडेबल है तो नॉन एक्सक्लूडेबल को डिफाइन कर दिया। अब आपका जो एनालिसिस वाला पार्ट होता है विच इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2, उसमें आपको अप्लाई करना है। अब आप वापस नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल को डिफाइन थोड़ी करोगे,
नॉन ड्राइवेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल को आप डिफाइन ऊपर अपने आंसर में कर चुके हो, अब आप उसको वापसी डिफाइन थोड़ी करोगे। नॉन ड्राइवेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल की डेफिनेशन आप ऊपर लिख चुके हो, नॉन ड्राइवेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल की डेफिनेशन वापसी नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लड डिफेंसेस नॉन ड्राइवेबल हैं तो मैं इस फीचर को अप्लाई कैसे करूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई वन पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स, इफ अ फ्लड डिफेंस इज कवरिंग एन एरिया इट इज कवरिंग द कंप्लीट एरिया। मतलब एक मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं, भाई 50 घरों की सोसाइटी है और बहुत तेज बारिश हो रही है, गेट पे आपने एक फ्लड डिफेंस लगा दिया, 50 घरों में से 49 घरों ने पैसे दे दिए और एक घर पैसे नहीं दे रहा है, क्या उस एक घर को कुछ अफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। कहने का मकसद ये है कि आपकी कंजम्पशन से दूसरों की कंजम्पशन पे इफेक्ट नहीं आता है, और इसी चीज को आप एक्सक्लूडेबल पे अप्लाई करो। भाई 49 घरों ने पैसे दे दिए, एक घर पैसे नहीं दे रहा है, उससे आप निकलवा ही नहीं सक रहे पैसे, तो क्या आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने फ्लड डिफेंस लगा दिया, अब पूरी सोसाइटी में पानी नहीं आ रहा है, तो वो एक घर में भी पानी नहीं आएगा ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसके घर पे अलग पाइप छोड़ दोगे, नहीं हो सकता ये। 49 घरों में पानी नहीं आ रहा तो एक घर में भी पानी नहीं आएगा। इसका मतलब ये चीजें नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, आप सिंपली लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते इन चीजों से। आप सिंपली लोगों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते इन चीजों से। रिजेक्टेबल और नॉन रिजेक्टेबल वाले फीचर हम इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पेपर में किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं जब आपको आंसर्स दूंगा तो आपको खुद समझ आएगा कि अंग्रेजी में कैसे लिखना है। मसला सारा अंग्रेजी का ही है। ये जो चीजें मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना वो इंग्लिश में लिखनी होती हैं, और जिधर इंग्लिश आती है ना वहाँ हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। मसला सारा ये। तो वो बस खाली आपको सीखना है कि किस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है अपने आप को। अगर आपने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया ना तो फिर तो एनालिसिस एनालिसिस का सबसे बड़ा मसला अंग्रेजी का होता है। मसला ही अंग्रेजी का है सारा यहाँ पे। फिर ये चीज। अच्छा, फिर दो और तरह के गुड्स होते हैं। तो बेटा डैमेज हो ही नहीं रहना बेटा, फ्लड डिफेंस लगा दिया ना आपने। भाई अच्छा, दो और तरह के गुड्स होते हैं, ये आखिरी चीज है। फ्री गुड्स एंड इकोनॉमिक गुड्स। जब हम फ्री गुड्स की बात करते हैं तो फ्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री गुड्स आर दोज गुड्स जिनकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है एट जीरो प्राइस। फ्री गुड्स वो गुड्स होते हैं व्हिच आर फ्री ऑफ कॉस्ट जिनकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती है एट जीरो प्राइस। एयर, सनलाइट एंड सी वाटर आर द एग्जांपल्स ऑफ फ्री गुड्स। एयर, सनलाइट एंड सी वाटर, ये वो चीजें होती हैं जो अनलिमिटेड सप्लाई में होती हैं, अबंडेंट सप्लाई होती है। इन द नियर फ्यूचर ये चीजें खत्म नहीं होंगी। दे आर नॉट लिमिटेड इन सप्लाई। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग दीज थिंग्स। इट डज नॉट नीड रिसोर्सेज फॉर देन एंजॉयमेंट। देखो, जब आप हवा को या सनलाइट को या सी वाटर को एंजॉय करते हो तो आप कोई रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जब आप कोई रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं करते ना तो कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होती। देखो, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार मैं रिसोर्स यहाँ पर लगा रहा हूं तो कहीं और भी लगा सकता था। जब एक जगह पे रिसोर्स लगी नहीं रही तो ये स्टेटमेंट भी नहीं आएगी। मतलब एक कोई ऐसी चीज जिसमें रिसोर्स का इस्तेमाल ही नहीं हो रही तो वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होता। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कब आती है? व्हेन यू यूज अ रिसोर्स। एक चीज है जिसमें रिसोर्स का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक गुड्स आर प्राइवेट गुड्स। ये वो गुड्स होते हैं जिनमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल है। जिधर रिसोर्स का इस्तेमाल हो गया वहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप एक जगह रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हो, आप कहीं और भी कर सकते थे, तो देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लिमिटेड सप्लाई में क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है तो ये भी लिमिटेड है। दीज आर कंज्यूम्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर देयर ओन बेनिफिट। अब इसका कंपैरिजन क्या होता है? जैसे मिसाल के तौर पे आपने समंदर के पानी को एक ग्लास में भर लिया। अब वो समंदर का पानी जो ग्लास के अंदर है ना वो फ्री गुड है। पर जब उस समंदर के पानी को आप मशीन के अंदर डालोगे और मशीन के अंदर जब आप डालोगे ना तो वो ड्रिंकिंग वाटर बन जाएगा। तो वो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो इकोनॉमिक गुड है। क्योंकि ड्रिंकिंग वाटर इकोनॉमिक गुड इसलिए है क्योंकि आपने मशीन का इस्तेमाल करा है टू कन्वर्ट इट इनटू ड्रिंकिंग वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि हर जब भी किसी चीज में किसी रिसोर्स का इस्तेमाल हो जाता है तो वो इकोनॉमिक गुड है। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हमारे रूम में पड़ी हुई है ना वो सब इकोनॉमिक गुड है। जिस फोन या जिस लैपटॉप पे आप क्लास ले रहे हो वो एक इकोनॉमिक गुड है क्योंकि रिसोर्स का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड वो गुड्स होते हैं जिनकी मार्केट होती है, मार्केट में बिकते हैं। प्योर पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मार्केट में नहीं बिकते। कौसाई पब्लिक गुड की एक कैटेगरी है एक्सक्लूडेबल वाली जो मार्केट में बिकती है, और फ्री गुड भी मार्केट में नहीं बिकते। तो पेपर में बहुत कॉमनली सवाल आता है कि फ्री गुड, पब्लिक गुड
और प्राइवेट गुड में से कौन से गुड्स ऐसे हैं जो मार्केट में बिकते हैं? तो फ्री गुड मार्केट में बिकता है, प्योर पब्लिक गुड मार्केट में नहीं बिकता, कौसाई पब्लिक गुड की एक कैटेगरी मार्केट में बिकती है जो एक्सपोर्टेबल वाली है, और प्राइवेट गुड मार्केट में बिकता है। तो ये सवाल पेपर में आते हैं कॉमनली। एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन डिसाइडिंग वेदर अ गुड इज अ पब्लिक गुड, कौसाई पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड? एक्सपोर्टेबल। एक्सपोर्टेबल सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है। एक प्राइवेट प्रोड्यूसर डिसाइड ही कब करता है कि उसको एक चीज बनानी है या नहीं बनानी, जब वो एक्सपोर्टेबिलिटी वाला फीचर देखता है। सही है, जब वो एक्सपोर्टेबिलिटी वाला फीचर देखता है। तो फ्री गुड वो गुड्स होते हैं जिसमें एयर, सनलाइट, सी वाटर है, कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, कोई रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा, अनलिमिटेड सप्लाई है, मार्केट में नहीं बिकते, कॉमन सेंस की बात है। प्राइवेट गुड मार्केट में बिकते हैं बिकॉज दे आर राइवल एंड एक्सपोर्टेबल। कौसाई पब्लिक गुड की एक कैटेगरी मार्केट में अवेलेबल हो सकती है जो एक्सपोर्टेबल वाली है, और प्योर पब्लिक गुड्स आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट बिकॉज दे आर प्योर पब्लिक गुड्स, नॉन राइवल एंड नॉन एक्सपोर्टेबल। सही है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल हिफ्स करनी है, प्रॉपर याद करनी है कि ये क्या है, क्योंकि इसके सवाल पेपर में बहुत आ रहे हैं। लेटेस्ट पास पेपर में 8 मार्क का बहुत कॉमनली क्वेश्चन इसका आ रहा है, और बच्चे ये सवाल छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों, हालांकि बड़ा सिंपल है। तो मैं पूरे पूरे आंसर आपको दूंगा जब मैं सवाल कराऊंगा। तो कुछ सवाल है यहाँ तक तो पूछ लो।